हेलो यशोदा फैमिली। आज मैं आप सभी के साथ एक बार फिर से सोनल अरोड़ा, डॉक्टर दिव्य प्रकाश के साथ, जो कि हैं हमारे कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारे इस यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट का, बिकॉज जनरली ये होता है कि हमारे पास ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट हर तरीके के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। बट हॉस्पिटल अपने आप में सुपर स्पेशलिटी होने का मतलब ये है कि लोगों को कभी भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन में या बहुत बेसिक चीज़ों की अगर रिक्वायरमेंट हो तो उनके पास एक बेस्ट इन टाउन डॉक्टर हो, जो कि हमारे पास है डॉक्टर दिव्य प्रकाश। वेलकम ऑन द बोर्ड सर। आज का ये जो लाइव हमने प्लान किया है सर, वो इसलिए बेसिकली किया है कि जैसा कि आज हम लोग बहुत देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम आया है, कि आप और मैं मिलकर ये चीज़ बहुत नोटिस कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को ब्रेन हैमरेजेस हो रहे हैं, जो कि यशोदा हेल्थ केयर में हम लोग ऑन अ डेली बेसिस आपके साथ ये चीज़ देख रहे हैं। सो आई फेल्ट देयर इज़ अ लॉट ऑफ नीड लोगों को अवेयर करने की कि कैसे समर्स में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कि लाइफ एक कंफर्टेबली आप अपनी हैंडल कर सकें। सो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये वर्ड तो हमने बहुत सुना है बचपन से कि आपको लू लग जाएगी, हीट स्ट्रोक हो जाएगा। व्हाट इज एक्चुअली अ हीट स्ट्रोक? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर दिव्य प्रकाश, मैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी इन कैंसर हॉस्पिटल संजय नगर में कार्यरत हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। सो हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक बेसिकली एक मेडिकल इमरजेंसी है जहाँ पे कि हमारा बॉडी का थर्मो रेगुलेशन या ऑटोनॉमिक फंक्शंस जो होते हैं हमारे बॉडी के, वो फेल हो जाते हैं ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। तो ज़्यादा देर तक अगर हम धूप में खड़े रहें, हमारी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारा शरीर उसको हैंडल नहीं कर पाता और हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से इवन बेहोशी तक आ जाती है और शरीर का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको हम सिंपल सी भाषा में बोलेंगे हीट स्ट्रोक आ जाना। सर, क्या वजह है ये होने की? गर्मी तो है, बट इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हमारी बॉडी इतनी अजीब तरीके से रिएक्शन देती है? देखिए, जो हमारी बॉडी का प्लेजेंट टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री से 27 डिग्री के अंतर्गत। अगर हमारा टेम्परेचर एनवायरनमेंट का उससे कम होता है तो हम लोगों को ठंड महसूस होती है, या फिर अगर इससे बढ़ता है 27 डिग्री से ऊपर बढ़ता है तो हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगती है। देन डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर और ज़्यादा हीट चेंजेस बॉडी फील करने लगती है। जब भी हमारी टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी में इनिशियली स्वेटिंग आएगी, हमें थोड़ी गर्मी लगेगी, घबराहट वगैरह होगी। बट अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हमारी बॉडी कई बार उसको एडजस्ट नहीं कर पाती और हमारे बॉडी का थर्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे हमारे पास रिस्क फैक्टर ग्रुप्स हैं जिनको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें जैसे कि हम बात करेंगे एज फैक्टर की, अगर हम बात करें तो बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों ही बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं हीट स्ट्रोक को होने के लिए, क्योंकि इन लोगों में, दोनों में, बच्चों में थर्मो रेगुलेशन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती और एल्डरलीज में थर्मो रेगुलेशन कहीं ना कहीं वीक हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चेंजेस आते हैं। दूसरा, जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रीवियस मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जिनके हार्ट वीक है, लंग्स वीक हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं जो बॉडी से शरीर के पानी को कम करती हैं, और वो लोग अगर एक्सपोजर हो जाएं सनलाइट में लंबे समय तक तो वो लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स के लिए। सर, क्या रीजंस हैं, मतलब क्या ऐसे सिम्टम्स हैं या क्या रीजंस हैं जिसमें एक इंसान अपने आप ही गेस कर सकता है कि उसको एक हीट स्ट्रोक है, और आपको किस डॉक्टर के पास जाने की रिक्वायरमेंट है, कि आपको मेडिसिनल डॉक्टर के पास जाना है, एक फिजिशियन के पास जाना है? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सिम्टम्स और हीट के सिम्टम्स की बात करें तो इनिशियली जो पेशेंट या कोई भी पर्सन है वो हीट एग्जॉशन के सिम्टम्स को फील करता है, जिसमें कि स्वेटिंग होना, घबराहट होना, स्किन रेड हो जाना, चक्कर वगैरह आना, ये सब होते हैं। लेकिन अगर उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो लोग प्रॉपर एक्शन नहीं लेते हैं या उस गर्मी के एक्सपोजर से नहीं बचते हैं तो वो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और वो पेशेंट हीट स्ट्रोक में जा सकते हैं, जिसमें कि बेहोशी भी आ जाती है और टेम्परेचर भी बॉडी का 105 या उससे ऊपर हो सकता है। सो सर, जैसा कि आपने बोला है कि टेम्परेचर 105 तक जा सकता है, yes. तो सर क्या हम इसे एक टाइप ऑफ फीवर मानेंगे? क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है तो हम उसे फीवर बोलते हैं, या फिर वो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है हीट स्ट्रोक का? देखिए, यूजुअली जो फीवर होगा ना, वो उसमें पहले से पुरानी हिस्ट्री होगी, कोई ना कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रहा होगा। बट ये तो क्लियर कट है कि पेशेंट या कोई भी पर्सन हीट एक्सपोजर के में गया
और सडनली उसका बॉडी का टेम्परेचर राइज किया, उसे बेहोशी आ गई, कंफ्यूज हो गया, गफलत में बातें करने लगा। इवन सीवियर केसेस में दौरे तक पड़ने लगते हैं, जिसको हम सीजर्स बोलते हैं। तो सीजर्स तक भी कई पेशेंट्स में देखे गए हैं। तो सर देन इनका क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या फिर अगर हम बात करें, अगर उसको बेटर सजेशन दे तो प्रिवेंशन क्या है सर कि इससे बचा जा सके? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जो बेसिक हमारी आज की टॉक है वो इसी पे फोकस है कि भाई हीट से कैसे बचा जाए। तो प्रिवेंशन के लिए 3-4 हमारे पास मेजर पॉइंट्स हैं। जो पहला इसमें मेन चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो है हाइड्रेशन। बॉडी का हाइड्रेशन जरूर प्रॉपर रहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गर्मी तो है ही, सूरज को तो हटा नहीं सकते, और कहीं ना कहीं हम लोग बाहर सनलाइट में निकलेंगे ही निकलेंगे। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बाहर जाएं, बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, तरल पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। शेक्स, शिकंजी, हम लोग गर्मियों में हमारे गांव में भी बनता था, सत्तू बोलते हैं उसको, तो वो पीने से थोड़ा कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये गर्मी में लू से बचाता है। दूसरी चीज़, हाइड्रेशन के साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखना है कि अगर यूरिन की मात्रा कम हो रही है या यूरिन डार्क होता जा रहा है, जो अपने आप में एक बताता है कि अब कहीं ना कहीं बॉडी में पानी की कमी हो रही है। दूसरी चीज़, हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हम सनलाइट में निकलें तो हम लाइट कलर के कपड़े पहने, ब्रीदेबल फैब्रिक हो या कॉटन जिसे बोलते हैं सूती कपड़ा, वो सब हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो इसमें हम लोग टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। जो पीक आवर्स होते हैं जिसमें सूरज कहते हैं एकदम सर के ऊपर है, उस समय के दौरान बाहर निकलने के लिए अवॉइड करें। इन केस अगर निकलना भी पड़ रहा है तो कार में जाएं एसी चला के, या फिर प्रॉपर शेड्स का, ग्लासेस का यूज़ करें, हैट पहन सकते हैं, अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं। इवन जब आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेके कहीं छाँव वाले एरिया में हम लोग बैठ सकते हैं, जैसे कि मॉल्स में चले गए, या कुछ इस तरीके का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। घर में क्या ध्यान रखना है हमने कि घर में हम लोग फ़ैन का यूज़ करें, कूलर का यूज़ करें, और एसी का भी हम लोग प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो पीक आवर्स में जो धूप है उससे बचा जा सके। सर जैसा कि आपने भी एसी का यूज़ बोला, तो एक क्वेश्चन जो बचपन से हम लोग अपनी मदर से सुनते आ रहे हैं, मतलब जब से बड़े हुए हैं, कि बहुत ज़्यादा एसी का यूज़ इज़ नॉट गुड। वो लोग कहते हैं एक पर्टिकुलर मेंटेन करना चाहिए टेम्परेचर, जो मैंने सुना है। तो क्या सर वो टेम्परेचर क्या है जो हमें इन दिस पीक समर मेंटेन करना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से जो प्रॉब्लम है वो करता है कि फ्लक्चुएशंस ऑफ टेम्परेचर। बाहर 45 डिग्री का टेम्परेचर है, 40 है, और सडनली आप एकदम से 20 डिग्री पे, 15 डिग्री पे आ गए। 15 तो नहीं, पर हाँ 16 के आसपास तक कई बार एसी का टेम्परेचर हम लोग गिरा सकते हैं। तो अगर आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो कोशिश करें हमारे जो एसीज का या घर में एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो 22 से 25 के बीच में रहे। ठीक है, उससे ज़्यादा पे एसी का फंक्शन नहीं है, और ज़्यादा कम करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर अगर हम खुदा ना खास्ता कहीं गर्मी में निकलते हैं तो सडन बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस से ना हो, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का थर्मो रेगुलेशन मेंटेन रहेगा। सर इसी को कंटिन्यू करते हुए एक सवाल जो पर्सनली मेरा भी है फॉर माय मदर, एंड बहुत लोग यहाँ पे मुझसे ये सवाल पूछते हैं क्योंकि हेल्थ केयर सेटअप में हैं हम। सर समर्स में क्या ऐसा है कि जिन्हें एक प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है, जिन्हें काफ़ी सालों से डायबिटीज़ है, क्या उनकी शुगर लेवल्स में कोई फ्लक्चुएशंस आते हैं, या एक ये मिथ है सर? नहीं, देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बेसिकली क्या होता है, जो डायबिटीज़, जिनको प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ रही है, उन लोगों को कहीं ना कहीं न्यूरोपैथी होने लगती है। न्यूरोपैथी मतलब नसों की कमजोरी होना, जो कि हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम को भी इन्वॉल्व करते हैं, जैसे पसीना आना, दिल की धड़कन चलना, सांस लेना, ये सब चीज़ें बॉडी में ऑटोमेटिक चल रही हैं। तो जब भी इस चीज़ में डिस्टर्बेंसेज आते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। जब भी हम बाहर धूप में निकले तो ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेज की वजह से ये लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं फेलियर ऑफ थर्मो रेगुलेशन के। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ज़्यादा चांसेस है कि हीट स्ट्रोक आ सकता है। एंड सर ये जो इशू हम फेस कर रहे हैं अभी हॉस्पिटल में भी, और जो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, क्या सर हार्ट अटैक और हीट स्ट्रोक कहीं इंटरलिंक्ड है? क्यों समर्स में केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस चीज़ को हम फॉर एन एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, जब भी हम धूप में निकलेंगे हमारी बॉडी से पसीना आएगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी, और कहीं ना कहीं उससे हमारा खून गाढ़ा होगा। तो अगर पहले से ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है, जो कि एल्डरली पीपल या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, पुरानी मेडिकल हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, या शुगर है लंबे समय से, तो वो खून गाढ़ा होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे हार्ट पे लोड पड़ता है, जो कि हार्ट अटैक के रूप में भी हो सकता है। तो सर इसी से अब मेरा एक नेक्स्ट सवाल,
सो दैट मीन्स क्या सर ये भी इंटरकनेक्टेड है, या क्या ये भी एक इनवेरिएबली हैपन्स वाली सिचुएशन है कि जिन लोगों को प्रोलॉन्ग चीज़ें हैं, या जिन्हें बीपी, शुगर, कोई तरीके का हार्ट इशू, किडनी इश्यूज, क्या सर उनकी मेडिसिन में भी कोई चेंजेस होते हैं इन समर्स, या ये मेडिसिन कॉन्स्टेंटली सेम चलती हैं? बिल्कुल, मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि आप जब भी ये समर सीजन्स हो, प्रोलॉन्ग फास्टिंग सीजन्स हो, जैसे रमज़ान आता है, या इन सब चीज़ों में अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ हम लोग ब्लड प्रेशर में, हार्ट पेशेंट्स को देते हैं जो शरीर से पानी को कम करती हैं या शरीर से सूजन को बाहर निकालती हैं। तो वो दवाइयाँ हमें कहीं ना कहीं कम मात्रा में लेनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन होगी, और ये चीज़ें ज़्यादा बॉडी में डिहाइड्रेशन भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कर सकती है इन पेशेंट्स को। तो अपनी दवाइयों का रिवीजन और डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। सर अनदर थिंग कि जैसे समर्स में सब कहते हैं कि आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, या आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनकी तासीर गर्म होती है। इन जनरल सर हमारे पेरेंट्स को तो इन चीज़ों की बहुत नॉलेज थी, हम लोग बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड भी खाते हैं, बाहर का फूड भी खाते हैं, हमारी डाइट में इतना हेल्दी चीज़ें नहीं है। तो सर क्या कुछ फूड हैबिट्स भी ऐसी हैं जो हमें कंट्रोल करनी चाहिए, या इन जनरल जिस तरीके से हम खाते हैं हमें वैसे ही खाना चाहिए कि एक रोटी का पोर्शन, राइस का पोर्शन? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं हमारे, जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे आम बहुत ज़्यादा है, खरबूजा, तरबूज, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो भगवान ने कहीं ना कहीं ये सीजनल फ्रूट्स को उसी के हिसाब से बनाया है कि उस सीज़न में वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली मेरी तरफ से ये कहना है कि फ्रूट्स भी आप लीजिए, इवन शेक्स, घर में शेक वगैरह जो बना सकते हैं कोई भी फ्रूट्स के, वो भी आप लोग ज़रूर सेवन करें। जहाँ तक रही बात ड्राई फ्रूट्स की, देखिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा गर्म तासीर वाले फ्रूट्स तो अवॉइड ही करने चाहिए, और कोई भी चीज़ आप एक्सेस में ना लें। ये नहीं कि मेरे को बादाम अच्छे लगते हैं तो बहुत सारी क्वांटिटी में खा रहे हैं, हाँ कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान कर सकते हैं। सर एक और मैं आपसे ये क्लैरिटी चाहूँगी, मिथ है या ट्रूथ है कि ब्रेन स्ट्रोक्स का भी, जैसे कि आपने बताया कि हीट वेव अगर बहुत ज़्यादा किसी को इम्पैक्ट करी है तो उस इंसान को सीजर्स आ सकते हैं। तो सब ब्रेन स्ट्रोक के भी केसेस, जैसे कि हम अपने हॉस्पिटल में अगर देखें, यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट में, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रैंडमली केसेस ब्रेन स्ट्रोक के आ रहे हैं, तो क्या ये एक मिथ है या ये ट्रूथ है, और इसके प्रिकॉशंस फिर क्या हो सकते हैं सर? देखिए, इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड, वी कैन नॉट से दैट डायरेक्टली, बट हाँ इनडायरेक्टली ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। अगेन जो हमने पहले भी बात कही कि डिहाइड्रेशन होना, जब भी हमारी बॉडी से स्वेट होगा, खाली पानी नहीं निकलेगा, वो बॉडी के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी सारे लॉस्ट हो जाते हैं उसमें से। तो जब भी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो अंदर का जो हमारी बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से दौरे पड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर ये तो हमने इन जनरल, आपने बहुत ही इन डिटेल, बहुत ही बेसिक क्वेरीज जो सब बहुत पूछते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, बस हम एक दूसरे से सुन के बोलते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करा है। देखिए, टू समराइज मैं यही कहूँगा कि गर्मियों में थोड़ा ध्यान रखें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, पीक आवर्स में घर से बाहर ना निकलें, ठीक है, लाइट क्लॉथिंग, लाइट कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना हो बहुत ज़्यादा, घर में एसी, कूलर, फैन सबका ध्यान रखें। हाँ, अगर किसी को इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं या बेहोशी होती है तो उसको लाइटली ना लें, आप अपने नियर बाई हेल्थ फैसिलिटी पे ज़रूर विजिट करें। एंड इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, हीट स्ट्रोक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। सर एक चीज़ और कि एक्सेप्ट हीट स्ट्रोक ऐसे क्या और इश्यूज हैं जो समर्स में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें पता है, और क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें केयरफुल लेना चाहिए, उसका प्रिकॉशन? देखो, जो दूसरी चीज़ें हैं वो है इन्फेक्शंस। हम लोग क्या करते हैं, गर्मी में बाहर निकले, ठेले पे कहीं जूस पी लिया, कहीं पानी पी लिया जो पॉल्यूटेड है ऑलरेडी, तो फूड बॉर्न इन्फेक्शंस इस दौरान बहुत बढ़ जाते हैं। उन चीज़ों का हमने विशेष ध्यान रखना है कि जब भी खाना खाएं या कुछ भी खाएं वो हेल्दी हो, हाइजीनिक फूड हो। ये नहीं कि हमने कुछ एक चीज़ ठीक करने के लिए गए और दूसरी चीज़ पकड़ ली, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। सो आई थिंक सर ने बहुत डिटेल हमारे को आज दी है कि हीट वेव, हीट स्ट्रोक से इन समर्स में कैसे बचें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से हम सर के साथ आगे भी बेसिक टॉपिक्स पे डिटेल डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद।